हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत पार्ट 2 लेकर आए हैं, यानी कि भाग 2, और जिसके अंतर्गत हम देखेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये सीरीज या सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, जिससे कि हम आगे के इसके और भी भाग ला सकें। और अगर आप लोगों को किसी अन्य टॉपिक पर अगर क्लास चाहते हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, उस पर हम विचार करेंगे और उसके सेशन लेकर आएंगे। और इसी के साथ आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज की मोटिवेशनल कोट्स है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। दोस्तों, भले हम अपना भविष्य न बदल सकें लेकिन अपनी आदतें अगर हम बदल लेते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः ही बदल जाएगा। आइए इसी के साथ देखते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। खुरपका मुखपका बीमारी FMD किसके द्वारा होती है? इसके ऑप्शन हैं विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, माइकोप्लाज्मा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा विषाणु। किसके द्वारा होती है ये? विषाणु के द्वारा होती है। ये विषाणु जनित एक बीमारी है, यानी कि वायरस से होने वाली एक डिजीज है। ठीक है, अब हम देखते हैं FMD, इसका पूरा नाम क्या है? FMD, जो FMD लिखा हुआ है इसका पूरा नाम क्या है? फूट एंड माउथ डिजीज। क्या नाम है? फूट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, फूट एंड माउथ डिजीज इसका पूरा नाम है FMD, खुरपका मुखपका बीमारी है। और ये मुख्यतः होती किसमें है? ये सभी पालतू जानवरों में होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी वायरस से होने वाली महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको भी आप लोगों को हम यहाँ पे बताए दे रहे हैं। ब्लू टंग डिजीज, जो ब्लू टंग डिजीज है, ब्लू टंग डिजीज, ठीक है, टंग डिजीज से नीला जीवा रोग भी कहते हैं। नीला जीवा रोग, नीला जीवा रोग, ठीक है, नीला जीवा रोग कहा जाता है। ये बीमारी भी किससे होती है? वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस से। वायरस जनित बीमारी है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये मुख्यतः किन किन पशुओं में होती है? ये मुख्य रूप से ये भेड़ों की बीमारी होती है। भेड़ में। किसमें होती है? भेड़ में। भेड़ में मुख्यतः ये बीमारी होती है। इसके अलावा ये गाय, बकरी इत्यादि में देखने को मिलती है। गाय, बकरी इत्यादि में देखने को मिलती है। ठीक है, और थर्ड एक और महत्वपूर्ण बीमारी है, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पोकनी। कौन सी होती है? पोकनी डिजीज। पोकनी, ठीक है, इसे इंग्लिश में रेंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रेंडर पेस्ट, ठीक है, ये भी एक वायरस जनित बीमारी है। वायरस जनित बीमारी है। तो 3 महत्वपूर्ण बीमारियां यहाँ पे हमने आप लोगों को बता दी है। FMD, फूड एंड माउथ डिजीज, ब्लू टंग डिजीज, और थर्ड है पोगनी या रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट जो बीमारी होती है गाय, भेड़, बकरी, और इसके साथ साथ ये सुअर में भी देखने को मिली है। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्लोन डॉली किसमें बनाई गई थी? भेड़, बकरी, भैंस या गाय? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है भेड़। ये किस में बनाई गई थी? भेड़ में बनाई गई थी। और इसे बनाने वाले कौन हैं? इसे बनाने वाले विल्मुट, जिन्होंने इसे बनाया था उनका नाम क्या है? विल्मुट। विल्मुट, ठीक है, ये नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण क्लोन की।
विश्व का जो पहला क्लोन था, विश्व का पहला क्लोन भैंस का एनडीआरआई के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था? एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, इसके द्वारा जो था पहला क्लोन बनाया गया था भैंस का, जिसका नाम क्या था? समरूपा था, समरूपा, फर्स्ट क्लोन था समरूपा। इसके बाद एक दूसरा क्लोन बनाया गया एनडीआरआई के द्वारा ही, ये इसका नाम था गरिमा, सेकंड क्लोन था ये, गरिमा जो था ये सेकंड क्लोन था, विश्व का दूसरा क्लोन जो कि एनडीआरआई के द्वारा बनाया गया था। और ये क्लोन सफल रहा। ये क्लोन जो बनाया गया था, इससे एक गरिमा नाम की गरिमा नाम की कटड़ी का जन्म हुआ। कटड़ी यानी कि बछिया, पड़िया जिसे कहते हैं, पड़िया, ठीक है, कटड़ी या पड़िया, कटड़ी या पड़िया का जन्म हुआ, ठीक है। और बाद में इसके द्वारा जो था, इसमें ये 2009 में इसका जो बनाई गई थी, 2009 में इसका जन्म कराया गया था, 2009, ठीक है। ये सत्र भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, 2009, ठीक है। और बाद में 2013 में यही जो कटड़ी थी, यानी कि भैंस का जो बच्चा था, इसी में प्राकृतिक रूप से, मतलब गर्भाधान कराया गया था प्राकृतिक रूप से और नेचुरली, यानी कि। और उसके बाद गरिमा सेकंड का जन्म होता है, गरिमा सेकंड का, जिसका नाम क्या रखा जाता है? महिमा, ठीक है। और ये बहुत ही क्रांतिकारी साबित होता है, क्योंकि अभी तक लोगों को मानना था कि जो क्लोन होते हैं, क्लोन से जन्मे जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर बांझ होते हैं, लेकिन एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ मिथक है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक मिथक है, क्योंकि हमने जो ये क्लोन तैयार किया है, और पहला क्लोन तैयार किया था गरिमा में प्राकृतिक रूप से ही हमने गर्भाधान कराया था। और जो बच्चा जन्मा है, यानी कि उसका नाम पहले गरिमा सेकंड रखा गया था, बाद में उसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? महिमा कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एनडीआरआई ने पूरे विश्व में अपनी ख्याति का डंका बजाया था। और ये जो विश्व में प्रथम जो क्लोन था, भैंस का क्लोन था जिसने बच्चे को जन्म दिया था, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। और सेकंड क्लोन की बात कर ले जाएं, यहाँ पे सेकंड क्लोन भी आप लोगों को हम बता रहे हैं। सेकंड क्लोन जो संस्था थी, CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलो, ये भी कहाँ? हिसार हरियाणा में है। इसके द्वारा एक दूसरा क्लोन तैयार किया था, हिसार गौरव, भैंस का एक क्लोन था हिसार गौरव, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 2015 में तैयार किया जाता है। यानी कि पहला क्लोन जो बनाया था एनडीआरआई ने बनाया था, और दूसरा क्लोन जो बनाया था CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलो, ठीक है, 2015 में, जिसका नाम हिसार गौरव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीवाणु का, वायरस का, कवक का, परजीवियों का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकोलॉजी किसे कहते हैं? कवक विज्ञान को ही माइकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कवक विज्ञान का। और कवक विज्ञान के जो पिता हैं, इसके फादर जो हैं, माइकोलॉजी के फादर इसके जो हैं वो कौन है? फादर AM माइकेली। कवक विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? AM माइकेली, ठीक है। कवक विज्ञान के फादर कौन है? AM माइकेली। और यहीं पे बात कर लेते हैं
जीवाणुओं की, तो जीवाणुओं के जनक किन्हें कहा गया है? लीवेनहॉक को, लीवेनहॉक, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोग हम बता दे रहे हैं। लीवेनहॉक, लीवेनहॉक जो हैं ये जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। किसके जनक हैं? जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, लीवेनहॉक जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, और A.M. माइकेली जो हैं ये कवक विज्ञान के जनक हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल सीका पाई जाती है। क्वेश्चन है, डबल सीका पाई जाती है सुअर में, घोड़े में, मुर्गी में, गाय में। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है मुर्गी में। डबल सीका जो होती है ये किस में पाई जाती है? मुर्गी में पाई जाती है। सीका डबल सीका जो होती है किस में पाई जाती है? मुर्गी में। और इसकी ये होती क्या है? सीका जो होती है ये छोटी आंत जो मुर्गी की होती है और बड़ी आंत, उसके मध्य में दो रचनाएं पाई जाती हैं जिनकी लंबाई मुख्यतः कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर तक लगभग में होती है। 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के समथिंग इनकी लंबाई होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत जो मुर्गी की होती है उसी के बीच में ये रचनाएं, दो रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका जो कार्य होता है सीका का, ये जो फाइबर युक्त जो मतलब भोज्य पदार्थ ग्रहण करती हैं, यानी कि तंतु युक्त जो भोजन ग्रहण करती हैं, उसके डाइजेशन में ये मदद करती हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे पाई जाती हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में ये पाई जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध की प्रोटीन क्या कहलाती है? गाय के दूध की जो प्रोटीन होती है वो क्या कहलाती है? आप लोग बताएंगे। गाय के दूध की प्रोटीन को क्या कहा जाता है? गाय के दूध की प्रोटीन को केसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसीन। और इसमें जिन जो होती है किसमें पाई जाती है? जिन या जिन मक्का की प्रोटीन है। किसकी है? मक्का की। ठीक है, और ग्लूटेन होती है, ग्लूटेन, ग्लूटेन यहाँ पे लिखा है, ग्लूटेन होती है ये किसमें होती है? गेहूं में। गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटेन कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं दूध की जो शर्करा होती है, दूध की शर्करा को क्या कहते हैं? दूध की शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। लैक्टोज, दूध की शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। और दूध में जो दूध का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और दूध में पाए जाने वाले एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम, दूध में पाए जाने वाले एंजाइम जो होते हैं, एमाइलेज, लाइपेस, इमाइलेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है दूध में, और लैक्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, और दूध जो घी होता है, घी में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? दूध की जो गंध होती है वो आप लोग बताएंगे किसके कारण पाई जाती है? डाई एसिटल। किसके कारण पाई जाती है? डाई एसीटल। डाई एसिटल जो गंध होती है घी में, गंध घी की डाइस्टल के कारण पाई जाती है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तंबाकू, यानी जो तंबाकू होता है, तंबाकू का मोजाइक वायरस की खोज किसने की थी? M.W. वेजरनिक, लुइस पास्चर,
एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा MW बेजरनिक। ठीक है। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज। ठीक है। और एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के जीवाणु का, टीबी व हैजा के जीवाणु का पता लगाया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। रॉबर्ट कोच के द्वारा। और प्रत्येक वर्ष, क्योंकि ये 24 मार्च सन 1982 को इनके द्वारा इसका पता लगाया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लेनिक बुखार, जो स्प्लेनिक बुखार होता है, ये किसका अन्य नाम है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा एंथ्रेक्स। ठीक है। एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है, इसे क्या कहते हैं? स्प्लेनिक बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक जॉन्टिक्स डिजीज भी होती है, जो कि जानवरों से मनुष्य में और मनुष्य से जानवरों में फैलने का खतरा इससे बना रहता है। ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा मेमना है हाइफर, यू, रैम और ग्रीमर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो मादा मेमना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ईव कहा जाता है। ठीक है। और जो नर भेड़ जो होता है, नर भेड़ को रैम्स कहा जाता है। और इसके अलावा जो इसका बच्चा होता है भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है। लैम्ब। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? लैम्ब कहा जाता है। और नर भेड़ को रैम्स कहा जाता है। और इसके मादा को क्या कहते हैं? ईव कहा जाता है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा यानी कि जो भेड़ का बच्चा यानी कि इमैच्योर होता है उसे लैम कहा जाता है। और नर भेड़ को रैम कहा जाता है, रैम्स। और जो ईव होता है, तो मादा मेमना को क्या कहा जाता है? ईव कहा जाता है। हाइफर जो होता है, इसे बछिया को, जो गाय का बच्चा है, बछिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? बछिया। गाय के जो बच्चा है बछिया होती है गाय का। ठीक है। गाय की बछिया, इसे क्या कहा जाता है? हाइफर कहा जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशी प्लेग, कैटल प्लेग, यानी कि मवेशी प्लेग इसे कैटल प्लेग के नाम से जाना है। किसका अन्य नाम है? एंथ्रेक्स, अतिसार, रिंडरपेस्ट, एफएमडी या काउपॉक्स। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा अतिसार। अतिसार को ही रिंडरपेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और काउपॉक्स, जो काउपॉक्स था, इसी को चिन्हित करने के लिए सन 2011 को इसी डिजीज़ के लिए इसे चिन्हित किया गया था। काउपॉक्स डिजीज़ के लिए 2011 जो सत्र था उसको चिन्हित किया गया था और इस पर बहुत सारा कार्य किया गया था। ठीक है। इसके उन्मूलन के लिए। और
एंथ्रेक्स के बारे में हमने बता दिया है। एफएमडी यानी फूड एंड माउथ डिजीज के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। साइलेज में सूखे पदार्थ की मात्रा होती है, जो साइलेज होता है उसमें सूखे पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 40 से 50%। साइलेज के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, ठीक है। जो हरा चारा होता है, हरे चारे को स्टोर जो करने की प्रक्रिया होती है, वही गड्ढों में या साइलों में, वही क्या कहलाती है? साइलेज कहलाती है, ठीक है। और जिन क्षेत्रों में मतलब चारे की समस्या बारिश में, वर्षा ऋतु में होती है, उन क्षेत्रों में ये चारा पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखते हैं, दूध में किस तत्व की कमी होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस। ये कम से कम 50 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। दूध जो होता है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? आयरन की, यानी कि लोहा जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि बिल्कुल पाया ही नहीं जाता। मान लीजिए आप लोग कि लोहा जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। और दूध को पूर्ण आहार की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठी किस राज्य में गाय की सामान्य नस्ल है? बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। राठी जो है ये किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है? वो है नस्ल है, सामान्य नस्ल है। राठी जो है गाय की राजस्थान की एक सामान्य नस्ल है, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जेसी बोस, लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। एडवर्ड जेनर ने, अभी आप लोगों को हमने बताया था, चेचक के टीके की खोज, ठीक है, टीके की खोज जो थी एडवर्ड जेनर ने की थी। लुईस पास्चर ने क्या किया था? लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलटी पाश्चराइजेशन के तापमान होना चाहिए। एलटी जो विधि होती है, इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड से, या फिर 42 से 49 डिग्री, 42 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड, 51 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। एलटी यानी कि इसका पूरा नाम जो है, पूरा नाम सबसे पहले हम देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। एलटी विधि जो है, इसका पूरा नाम क्या है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है, 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप पर, यानी कि 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दूध को बॉइल्ड किया जाता है। और कितने समय के लिए? क्योंकि इसका नाम ही आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कि 30 मिनट के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं HT विधि की। एक दूसरी महत्वपूर्ण विधि होती है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। HT, इसका पूरा नाम होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होता है, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को गर्म किया जाता है। कितनी देर के लिए? 15 सेकंड के लिए, ठीक है, 15 सेकंड के लिए।
और इसका राइट आंसर क्या होगा 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम इसका क्या होता है 30 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक एसिड फास्ट जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग, ब्रुसेलोसिस और हेमरेजिक सेप्टिसीमिया या ब्लैक क्वार्टर्स। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा क्षय रोग, यानी कि जिसे टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। टीबी, ठीक है, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये होता है किससे है, एसिड फास्ट जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और ब्रुसेलोसिस जो होता है, ब्रुसेलोसिस में क्या होता है, इसमें गर्भाधारण की मतलब अंतिम स्टेज होती है, उसमें क्या हो जाता है, गर्भ जो होता है वो नष्ट हो जाता है। गर्भाधारण की जो अंतिम अवस्था होती है उसमें गर्भ का नष्ट होना, ये ब्रुसेलोसिस की एक महत्वपूर्ण पहचान है, ठीक है। जो गर्भित पशु होता है, जब उसका लास्ट टाइम चल रहा होता है तो उसी टाइम में क्या होता है, वो पशु जो होता है वो नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, इससे जीवाणु के कारण, ब्रुसेलोसिस के कारण। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में प्रथम काइकी विष से उत्पन्न क्लोन है, इसके बारे में हमने अभी आप लोगों को बताया था, क्या होगा, डॉली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट है पागुर चौपाया, नॉन रोमिनेंट, स्यूडो रोमिनेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, पागुर चौपाया, नॉन रूमिनेंट या स्यूडो रोमिनेंट। पागुर चौपाया को क्या कहते हैं, रूमिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, रूमिनेंट, यानी कि पागुर करने वाले जानवरों को रूमिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, रूमिनेंट, ठीक है। और नॉन रूमिनेंट कौन से होते हैं, नॉन रूमिनेंट जिनमें जो जानवर पागुर नहीं करते हैं वो नॉन रूमिनेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत घोड़ा है, ठीक है, और घोड़ा के अलावा सुअर है, घोड़ा, सुअर, और इसके अतिरिक्त क्या होता है, कुत्ता। ये जो होते हैं ये नॉन रूमिनेंट होते हैं। और इसके अंतर्गत गाय, यानी कि जितने कैटल्स होते हैं, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी और इसके अतिरिक्त भेड़, ये जो होते हैं ये पागुर चौपाया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि रूमिनेंट के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो अमाशय होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं, जो 4 भाग होते हैं इनमें र्यूमेन होता है, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, ठीक है। र्यूमेन जो होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, अमाशय का। और जो एबोमेसम होता है, एबोमेसम को ही ट्रू अमाशय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सत्य अमाशय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ा अमाशय का सबसे बड़ा भाग र्यूमेन होता है, और एबोमेसम जो होता है, एबोमेसम को ट्रू अमाशय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो ये स्यूडो रोमिनेंट है, स्यूडो रोमिनेंट के अंतर्गत क्या आता है, ऊंट आता है। क्या आता है, ऊंट, इसका एग्जाम्पल है ऊंट। और इससे ये इन्हें क्या कहा जाता है, स्यूडो रोमिनेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो ओमेसम होता है, ओमेसम तृतीय अमाशय, ओमेसम, ओमेसम अनुपस्थित होता है, ठीक है, ओमेमेसम, ठीक है, ओमेसम जो होता है ये अनुपस्थित होता है, इसीलिए इन्हें स्यूडो रोमिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से अम्ल अघुलनशील राख है, मतलब रासायनिक रूप से अम्ल अघुलनशील राख है, सिलिकॉन सल्फेट, शुद्ध सिलिकॉन या सिलिकॉन ऑक्साइड। आप लोग बताएंगे, या उपरोक्त तीनों का मिश्रण। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारे के रूप में कोमल ज्वार खिलाने का परिणाम होता है नाइट्रेट विषाक्तता, साइनाइड विषाक्तता, एपोनिन विषाक्तता, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा साइनाइड विषाक्तता, ठीक है। ये जो चारा होता है, ज्वार जो बोई जाती है, इसकी शुरुआत स्टार्टिंग की अवस्था में
क्या होता है, ये बन जाता साइनाइड। इसे HCN के नाम से भी जाना जाता है। जिन क्षेत्रों में मतलब बारिश यानी कि वर्षा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में ये समस्या मुख्य रूप से ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में पाया जाता है, बाद में धीरे धीरे इसका जो होता है, इसकी मात्रा कम होने लगती है, ठीक है। और HCN को धुरीन के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी धुरीन लिख के आता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड, नहीं साइनाइड विषाक्तता जो पाई जाती है, ये किस में पाई जाती है, कोमल ज्वर खिलाने पर इसमें ये पाई जाती है, ठीक है। यानी कि हमें जो ज्वार है, ज्वार को छोटी अवस्था में पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जब ज्वार बड़ी हो जाती है तो धीरे धीरे इसकी विषाक्तता ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की मतलब उचित व्यवस्था होती है, उन क्षेत्रों में इसका जो मतलब साइनाइड विषाक्तता जो होती है वो ज्वार में कम पाई जाती है। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, थारपारकर, साहिवाल, सिंधी या गिर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है थारपारकर, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल। द्विप्रयोजनीय नस्ल वे नस्लें होती हैं जिनका प्रयोग दूध और भार ढोने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है, क्योंकि इनके जो नर जो होते हैं, नर का प्रयोग भार ढोने के लिए, और मादा जो होती हैं वो दूध देने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। और इन्हीं नस्लों को क्या कहा जाता है, द्विप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है। साहिवाल की बात करें, सिंधी और गिर, ये कौन सी हैं। सिंधी को लाल सिंधी के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी लिख के आता है लाल सिंधी, ठीक है। और गिर को काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और साहिवाल, ये सभी कौन सी नस्लें हैं, ये सभी दूध देने वाली नस्लें हैं, दुधारू नस्लें, दुधारू नस्लें हैं, ठीक है। ये सभी कौन सी नस्लें हैं, दुधारू नस्लें हैं। और थारपारकर है। इसके अलावा बात करें हरियाणा, कांक्रेस, अंगोला, ये जो नस्लें हैं, ये कौन सी नस्लें हैं गाय की, ये सभी द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है। अभी हमने आप लोगों को बताया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कैरोटीन। दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और दूध में जो अभी आप लोगों को बताया था कि दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन की बात करें तो इसमें केसीन है, एल्यूमिन है और ग्लोबुलिन पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से गाय के दूध में कौन से प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। और एंजाइम की बात करें तो इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, एक बार आप लोग दोबारा सुन लीजिए। लाइपेज, इमाइलेज और लैक्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। दुग्ध शर्करा कौन सी दूध में पाई जाती है, लैक्टोज जो होती है वो दुग्ध शर्करा दूध में होती है, ठीक है। दूध क्या होता है, एक कोलाइडल पदार्थ होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा गया है कि दूध क्या है, तो ये क्या होता है, कोलाइडल पदार्थ होता है। और केसीन के कारण, जो दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है, इसी के कारण दूध का रंग जो होता है वो थोड़ा सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। सफ़ेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। कभी कभी सफ़ेद रंग के जो धवल लिख के आता है तो आप लोग समझ जाएंगे धवल रंग या सफ़ेद रंग दोनों एक ही होते हैं। और घी में हमने बता ही दिया था, घी का जो मतलब पीला रंग जो होता है, घी या दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। और घी से जो एक स्मेल आती है, गंध आती है, वो किसके कारण होती है, डाई एस्टर के कारण होती है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। घोड़े में रेशे का पाचन होता है। घोड़े में जो रेशे का पाचन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आमाशय जो होता है 4 भाग में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिंगल आमाशय पाया जाता है। और ये इसमें जो रेशे का पाचन होता है, यानी कि फाइबर तंतु का पाचन जो होता है वो कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा रोग जॉन्टिक्स नहीं है, या हाइड्रोटोटोलिस, और यहाँ पे ग्लैंडर्स, या टोक्सोप्लामोसिस, या यहाँ पे ग्रेडियासिस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ग्रेडियासिस, ठीक है। इसे इस तरह से भी लिखा जाता है, GRDASIS, ठीक है, एसिस।
और बाकी सभी रोग जो हैं क्या होते हैं, जॉन्टिक्स रोग के अंतर्गत आते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन्टिक्स रोग के अंतर्गत जैसे एंथ्रेक्स है, टीबी है, ठीक है, ये सभी कौन से रोग होते हैं, जॉन्टिक्स रोग होते हैं। मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी है, यहाँ पे आप लोगों अभी हम क्लियर कर देंगे। मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी है एफएमडी, रिंडरपेस्ट, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो होता है ये क्या होता है, मनुष्य में होने वाली कौन सी बीमारी है, मवेशी बीमारी है, ठीक है। कोई कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि मनुष्य से पशुओं में, पशुओं से मनुष्य में जिनका फैलने का खतरा बना रहता है, वो कौन सी बीमारी कहते हैं, जॉन्टिक्स बीमारियां कहलाती हैं। जॉन्टिक्स बीमारियों के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन सी हैं, जैसे एंथ्रेक्स है, ठीक है, इसके अलावा टीबी है, और बात करते हैं इसके अलावा टीबी हो गई, एंथ्रेक्स हो गई, इसके अलावा कुछ और बीमारियां जैसे होती हैं, अभी आप लोगों को बता रहे हैं, रेबीज, जो रेबीज होता है, ठीक है, ये भी जॉन्टिक्स रोग के अंतर्गत रखा गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को हम ऐसा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं जो कि पेड क्लासों में दिया जाता है। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप लोगों की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो हम आगे की भी सेशन इसी प्रकार से लेकर आएंगे। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे, क्योंकि हम बार बार क्लास के दौरान ये नहीं कहते हैं कि प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम लास्ट में आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इसे लाइक करना और अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकें। और ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू।